तो अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं? क्या भारत डेवलपमेंट की फास्ट ट्रेन पकड़ेगा या फिर अपने सारे पैसे यूं ही बेकार प्रोजेक्ट में बर्बाद कर देगा? इन सारी बातों का जवाब अगर कहीं पर मिलता है तो वो है भारत का बजट। मोदी की थर्ड टर्म में उनका फोकस कौन से एरियाज में होने वाला है? हम हमारे टैक्स के पैसे बड़े भरोसे से सरकार को हवाले करते हैं। ये पैसे बड़ी मेहनत से कमाते हैं। अगर पैसे सरकार ठीक से यूज नहीं करती तो इसमें सरकार से ज़्यादा हमारा नुकसान है। इसीलिए एक चौकीदार की तरह सरकार पर नज़र रखनी पड़ती है और हम चाहते हैं कि आप और हम साथ में सरकार से अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करें। कुछ मिनटों में हम इस साल के बजट हाईलाइट आपको समझाएंगे, लेकिन एक आसान भाषा में। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो बजट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बजट से हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। भारत का एक ही प्रॉब्लम है कि हम जनरली फ्यूचर के बारे में ठीक से प्लान नहीं करते हो। एक बुरी प्लानिंग की विजन की वजह से हम दुनिया से पीछे छूट जाते हैं। तो हम बात करेंगे पॉइंटों में। पॉइंट नंबर 1, बजट होता क्या है? चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपको एक मोबाइल खरीदना और आप दुकान में जाते हैं। आप दुकानदार से कहते हैं कि कोई अच्छा मोबाइल दिखाता है। अरे मैडम, फोन तो बहुत सारे, आपका बजट क्या है? आपका बजट 2 फैक्टर पे डिसाइड होता है। एक, कि आप कितना पैसा कमाते हो। दूसरा, कि आप कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हो। आजकल कई लोग EMI पर भी फोन लेते हैं, क्योंकि उनके लिए फोन जरूरी है। फिर उनके हाथ में पैसे हो या ना हो, ये 3 बातें हमें समझना सिंपल है, राइट। तो आपके लिए देश का बजट समझना भी सिंपल है। जैसे आपका इनकम होता है, वैसे देश का रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू टैक्स से आ सकता है, जैसे इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है। जैसे अगर सेंटर किसी स्टेट को लोन देती है, उस पर कमाया हुआ इंटरेस्ट, पावर सप्लाई के लिए फीस, फाइन्स, पेनल्टी, ETC देश का इनकम। जैसे फैंसी भाषा में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग फैक्टर को कंसीडर करके अनुमान लगाती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, यानी 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार कितने पैसे कमाएगी। बजट डॉक्यूमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है कि गवर्नमेंट के पास आने वाला 1 रुपया कहाँ से और कौन से सोर्सेज से आता है। सोचने जैसी बात है। कितने टैक्सेस देने के बावजूद इनकम टैक्स से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बोरोइंग मतलब उधारी से आता है। चलिए कुछ कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी रोजमर्रा और रेगुलर रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी वो रिसिप्ट जो आपको रेगुलरली मिलते हैं, जैसे कि सैलरी या फिर FD या सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी वो खर्चे जो आपको डे टू डे लाइफ में खर्च करने पड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, ETC। गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। और इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। कैपिटल यानी वन टाइम या फिर वो जिसकी फ्रीक्वेंसी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारा वेदर डिपार्टमेंट कभी भी सही तरह से बारिश की प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकता। कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंसेस दोनों कुछ पैसे ही होते हैं जो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो कितने अमाउंट में आएंगे, इसकी सरकार को कोई सटीकता नहीं होती है। कैपिटल एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जिन्हें एसेट क्रिएशन में यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे रेलवे को अपग्रेड कर, डिफेंस परचेजेस करना, नई सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना। कैपिटल रिसी में मेजरली बोरोइंग और ग्रांट्स आते हैं। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनुमान लगाया है कि केंद्र सरकार इतने रुपए कमाए और खर्च कितने करेगी। कितने? क्या हम यानी भारत सरकार जितना पैसा कमाती है उससे ज़्यादा स्पेंड करती है? हम इतना पैसा कहाँ खर्च करते हैं? चलिए बजट डॉक्यूमेंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया। एक बजट 3 तरह का हो सकता है। सरप्लस बजट, जहाँ हमारा इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है। बैलेंस बजट, जहाँ हमारा इनकम और एक्सपेंसेस दोनों सेम टू सेम होते हैं। और तीसरा डेफिसिट बजट, जहाँ हमारे एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा हैं। इनफैक्ट भारत के इतिहास में सिर्फ एक ही बार 1950-51 में हमने एक सरप्लस बजट प्रेजेंट किया था। यहाँ पूरे 71 लाख का सरप्लस बजट भारत की तिजोरी में बचा हुआ था। उसके बाद आने वाले सारे बजट डिफिसिट बजट ही थे। बजट के टाइप 5 मिनिस्ट्री देखते हैं। तो
फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 18,581 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6,21,940 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2,78,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 25,393 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,23,323। हमारा सबसे बड़ा स्पेंड इंटरनेशनल पेमेंट पर होगा 11,62,940 करोड़ रुपए। ये पूरे बजट के कैपिटल आउटले से भी ज्यादा है। बजट के हिसाब से इस साल 31,29,200 करोड़ रेवेन्यू रिसीव के फॉर्म में आएंगे। उसके सामने टोटल एक्सपेंसेस यानी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस 48,20,512 करोड़, यानी गवर्नमेंट का सारे खर्चे करने के लिए 16,13,112 करोड़ पूर्व यानी उधार करने पड़ेंगे। अब पॉइंट नंबर 3, फोकस कहां पर हुआ इस बजट में? फोकस कहां हुआ? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काफी इंपॉर्टेंट बात कही। मॉडर्न भारत में सिर्फ और सिर्फ 4 जाति हैं, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। कुल मिलाकर 9 प्रायोरिटी की बातें हुई जो फोकस एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME और मिडिल क्लास पर हुआ। एटलीस्ट ऑन पेपर शुरुआत मिडिल क्लास से करते हैं। इन शॉर्ट मिडिल क्लास को मिला ठेगा। यूजुअली आपकी इनकम फिनिश करने के बाद सरकार की नज़र आपकी सेविंग पर है। इनकम टैक्स की बात करें तो टैक्स स्ट्रक्चर रिवाज तो हुआ लेकिन उतना नहीं जितना हमें एक्सपेक्टेड था। न्यू टैक्स रिजीम के नए सिलेबस कुछ ऐसे दिखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नए सिलेबस के बारे में पढ़ सकते हैं। मेजर चेंजेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुए हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई हैं, फोन्स और फोन्स के चार्जेस सस्ते होंगे। गोल्ड और सिल्वर की कस्टम ड्यूटी 6% तक कम हुई है, लेकिन कहीं के टैक्सेस कम हुए हैं तो कहीं के टैक्सेस बढ़े भी हैं। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% हुआ है, वहीं लॉन्ग टर्म में 12.5% हुआ है। इसका रिजल्ट मार्केट पे भी दिखा। फॉरेन की कंपनीज के लिए भारत में 40% टैक्स हुआ करता था, जो कम करके 35% हुआ। टैक्स से आगे बढ़ते हैं, सरकार का फोकस एम्प्लॉयमेंट पे रहा है। भारत में वुमेन्स पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स काफी लो है। इसे इनकरेज करने के लिए सरकार ने प्रॉमिस किया है कि इंडस्ट्री के आसपास वुमेन ओनली हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। वैसे इंडस्ट्री के पास कैश की भी सुविधा की जाएगी। स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के लोन्स दिए जाएंगे। आने वाले 5 सालों में सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को देश के टॉप 500 बिजनेसेस में इंटर्नशिप दिलवाने का टारगेट रखा है। 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट करके अर्बन हाउसिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस होगा। रेंटल हाउसिंग मार्केट को और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश होगी। शहरों में ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पर फोकस होगा। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के बारे में लोगों को रिमाइंड किया गया है, जहां आप अपने घर सोलर पावर की मदद से 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पा सकते हैं। इस साल बिहार, आसाम, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में होने वाले फ्लड के बारे में बात हुई। उत्तराखंड के लैंडस्लाइड की बात हुई, सिक्किम के फ्लैश फ्लड की बात हुई, लेकिन यहाँ काफी बातें हुई। वहीं सरकार ने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए एलोकेट हुए हैं। वहीं बिहार में 26,000 करोड़ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए या नालंदा और गया जैसे लोकेशन को डेवलप करने के लिए खर्च होने वाले हैं। आई होप ये सारे पैसे एक्चुअल में सही कामों के लिए खर्च होते। लगता है इतना सारा टैक्स देने के बाद एक बार बिहार और आंध्र प्रदेश जरूर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा पैसा कैसे लुटाया जा रहा है। या कुछ लोग कहेंगे ये एक पॉलिटिकल मूव है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार के बगैर सरकार गिर सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। ओवरऑल फोकस जो भारत का है वो कर्जा कम करने पर हुआ, यानी फिक्स्ड डेफिसिट। इस साल हमारा फिक्स्ड डेफिसिट 4.9% होगा और अगले साल तक 4.5% तक कम करने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब वही बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, सरकार की उधारी। ये पैसा आता कहाँ से है? अगेन उसी फोन के एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। अगर आपको रील्स बनाने के लिए या फिर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करते हैं? लोन लेते हैं, राइट। सरकार भी वही करती है, लेकिन हमारी सरकार लोन किससे लेती है? एलियंस नहीं, हमारी सरकार हमसे ही लोन लेती है। भारत एक डेफिसिट बजट चलाता है, यानी कुल मिलाकर सरकार की रिसिप्ट उनके खर्चों से कम है और जो बाकी बच जाता है उसे बोरिंग से भरा जाता है, यानी लोन लेकर। ये सरकार लोन कहाँ से लेती है?
सरकार के पास एडिशनल पैसे खड़े करने के लिए यानी टेट के लिए दो ऑप्शन है। एक होता है इंटरनल यानी जनता जनार्दन से लिया हुआ लोन मार्केट। स्टेट प्रोविडेंट फंड बॉन्ड से आया हुआ पैसा सरकार आपसे बोरो करती है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है SGB यानी सोवन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके प्राइजेस सोने के प्राइजेस से लिंक्ड होते हैं। प्लस सरकार आपको 2.5% इंटरेस्ट भी देती है। ये सरकार ने आपसे लिया हुआ एक लोन है। दूसरा होता है एक्सटर्नल डेट, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर हमारे ट्रेड पार्टनर यानी दूसरे देशों से लिया हुआ डेट होता है। सरकार देश को स्टेबलाइज करने के लिए, सरकारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के लिए, देश के डिफेंस के लिए, एग्रीकल्चर की सब्सिडी के लिए और रोड बनाने के लिए जैसे कामों के खर्च करती है। और जब ये सारे खर्चे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से नहीं आ पाते हैं तो लोन लेती है। लोन तो शादी करने के लिए भी लिया जा सकता है और एक ही इवेंट में सारा पैसा उड़ाया भी जा सकता है, या फिर लोन लेकर एजुकेशन भी लिया जा सकता है। शादी वाला लोन पूरा होता है, लेकिन एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया है तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अच्छी जॉब पाकर आप आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। लोन बुरा नहीं होता। लोन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, हो सकता है कि देश के लिए सेम लॉजिक अप्लाई होता है। एक सशक्त और स्मार्ट इकोनॉमी वही होती है जो लोन का इस्तेमाल करके खुद को ग्रो करती है। लोन लेकर रास्ते बनाना, हॉस्पिटल बनाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, पैसों का सही इस्तेमाल करना, आप लोन ले सकते हैं लेकिन लिमिट में। लिमिट के बाद बैंक भी आपको लोन लेना बंद कर देती है। अगर आपके महीने 1 लाख कमाते हैं और आपको 2 करोड़ का लोन लेना, तो बैंक भी आपको पूछेगी क्या फूंक के आया बे। हमारे देश में भी सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ लिमिट लगाए गए हैं। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट लाया था। ये एक्ट कोशिश करता है कि सरकार एक लिमिट के बाहर लोन लेना बंद करे, ताकि कोई एक सरकार 5 साल के लिए लोन लेकर देश को कंगाल ना कर दे। यहाँ हमने 20 साल का टारगेट रखा था, लेकिन बीच में पेंडेमिक आया और सारा प्लान चौपट हो गया। ये चार्ट देखिए, यहाँ पहले वाले चार्ट से दूसरा चार्ट मुझे ज़्यादा कंसर्निंग लगता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे लोन की किस्त चुकाने में ही हमारा ज़्यादातर पैसा खर्च हो रहे हैं। आज भी हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट रीपेमेंट ही होता है। क्या भारत एक डेट साइकिल में अटक चुका है? हम इस टॉपिक पर फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे जरूर। पॉइंट नंबर 5, कंक्लूजन। इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि गरीब को कुछ मिलता है, अमीर को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मिडिल क्लास को बस मिडिल फिंगर। गरीबों को सब्सिडीज तो अमीरों को रिबेट्स यानी छूट मिलती है। मिडिल क्लास को क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ डिबेट। सरकार आपको गरीबी से ऊपर उठने में मदद जरूर करेगी, लेकिन जो बड़ी मेहनत से गरीबी से ऊपर उठे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इन्फ्लेक्शन हर साल गरीबी की व्याख्या बदलेगा और आप ज़्यादा पैसे कमाने के बाद भी गरीब ही रहेंगे। मिडिल क्लास चुपचाप अपना टैक्स भरता है और उसका पैसा UPSC के स्कैमर्स को अमीर बनाने में जाता है, या फिर ऐसे पुल बांधने में जो कभी भी गिर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने को ना, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।